हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। हम आपको बैक टू बैक क्लासेस आपको दे रहे हैं। टाइम टेबल आप नोट कर लीजिए। सुबह को 6 बजे आती है, अपलोड होती है क्लासेस। दोपहर में 12 बजे, शाम को 6 बजे। तो ये अपनी क्लासेस जो हैं आपको लगातार मिल रही हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, क्योंकि हम आपको प्रॉपर वे में पूरा बेटा कंप्लीट करवा रहे हैं और ऐसा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं जहां से आपके बोर्ड में भर भर के आएंगे। देखिएगा, किताब में हर चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। कुछ ही चीजें होती है बेटा जो इंपॉर्टेंट होती हैं, और उन्हीं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको चैप्टर वाइज लेकर चलेंगे, लेक्चर वाइज लेके चलेंगे, टिप और ट्रिक्स के साथ भी पढ़ाएंगे। बिल्कुल परेशान मत होना। गुरुदेव आज क्या पढ़ाएंगे बेटा? आज हम बहुत तगड़ा वाला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। गुरु का नाम है भैया, वो है विलियन। जी हाँ, विलियन बहुत तगड़ा वाला चैप्टर है, जहां से भर भर के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और हर एक चैप्टर वहां से पढ़ा देंगे। ये अपना का है ना, वन शॉट है। वन शॉट का मतलब है कि इसके बाद इसके बाहर कोई ना आपका टॉपिक आएगा, ना आपको पढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब आपका जो 6 टॉपिक है ना, यहां से आपका काम हो जाने वाला है। इसके अलावा कोई अन्य आपको टॉपिक झांकने की जरूरत नहीं है। कोई कहेगा कि हम इसको और झांके, तो आप बोल दीजिएगा बिल्कुल मुझे नहीं पढ़ना है। इसके अलावा कोई भी टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि गारंटीड है कि बेटा यहाँ से भर भर के प्रश्न आने वाले हैं। इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है कि भैया पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें। तो पीडीएफ चले जाना, एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल है, वहां से डाउनलोड कर लेना। लिंकवा कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। साथ ही साथ एसकेएम स्टडी ऐप को जरूर से जरूर डाउनलोड करिए, और यहाँ पर आपको नोट्स, पीडीएफ क्लासेस आपको मिल जाएंगी। हैंड रिटेन नोट्स और सारी सुविधाएं आपको इस ऐप पर क्या बेटा उपलब्ध है। किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या? अरे सर नहीं है, होना भी नहीं चाहिए बेटा, होना भी नहीं चाहिए। तो हम लोग क्लास को क्या शुरू करें क्या? एक बार कमेंट करिए, गुरु जी शुरू करे क्या? ए गुरु पढ़ाना शुरू कर दीजिए ना, उनकी कसम खिलाइए, उनकी कसम खिलाइए गुरु जी, हम पूरा पढ़ेंगे। मेरे साथ ये आप लोग याद करेंगे नहीं, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे नहीं? बिल्कुल सर, हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, कवर करेंगे, चाहे जो हो जाए चलेगा। एक बात ध्यान देना सर जी, जो बोर्ड परीक्षा 2027 है ना, उनके लिए है। अगर आप टारगेट है सर 70 में 70 नंबर लाना, तो आएगा भाई, बहुत बड़ी चीज नहीं है, आ जाएगा। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है ना? चलेगा। सबसे पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट सर जी सवाल है। इतना इंपॉर्टेंट है ना कि पूछो ही मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्या है, पहला सवाल है बेटा। सबसे पहला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। आप देखेंगे यहां से प्रश्न जो है बोर्ड में लगातार आते हैं। मतलब कि काम ही है भैया हर साल देना। तो जब काम ही है देना, तो क्यों ना हम लोग पढ़ लें। पढ़ लेते हैं गुरु, कुछ दिक्कत नहीं है। क्या यहाँ पे मोलरता जिसको बोलते हैं बेटा मोलरिटी, और मोललता जिसको बोलते हैं मोलैलिटी की परिभाषा लिखिए और इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। अब सर पेपरवा में कैसे आता है? तो जो आपको बेटा पेपरवा में आता है वो ये आता है कि मोलरता किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। देखिएगा, हम कई सारे प्रश्नों को एक में ही समझा दे रहे हैं। इसके बाद ऐसा नहीं गुरुजी अलग से, गुरुजी आपने ये नहीं पढ़ाया। तब मैं आपको कई सारे प्रश्नों को एक जगह पढ़ा रहा हूं। मतलब यहाँ पे देखिए क्या है, मोलरता किसे कहते हैं, पेपर में दे देता क्या होता है, या इसकी परिभाषा लिखिए, या फिर दे देगा मोललता किसे कहते हैं, क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखिए, या फिर पेपर में दे देगा बेटा मोलरता और मोललता में अंतर लिखिए। कुछ भी दे दे, हम आपको सब कुछ पढ़ा दे रहे हैं ना। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे है, जाके डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले लिखते हैं बेटा मोलरता। सर ये मोलरता क्या है, ये किसे कहते हैं सर मोलरता? आप ये बताइए जरा, ये मोलरता क्या होती है, किसे कहते हैं हम लोग मोलरता? इसकी सर परिभाषा क्या होगी? अगर मुझसे कोई पूछे कि सर मोलरता की परिभाषा दीजिए, तो आप सीधा बोलना है बेटा कि 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ध्यान देना, मोलरता की परिभाषा क्या होती है? 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। मतलब कोई विलियन है, मान लेते हैं हमारा है जल, कितना है? 1 लीटर है, और वो विलियन है। उसमें मैंने चीनी को डाला। चीनी क्या है? विलेय है। क्या है? विलेय है। क्या है? विलेय है।
तो उसकी जो संख्या होगी उसी को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। तो याद हो गया कि नहीं? डाउट है क्या सर? नहीं होना चाहिए। प्रश्न क्या था? मोलरता, मोलरता की परिभाषा और नियंत्रण। सबसे पहले बेटा मोलरता क्या होती है, तो सीधा बोल दीजिएगा, 1 लीटर विलयन में घुले हुए मोलों विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। इसका मात्रक सर क्या होता है? इसका जो मात्रक बेटा होता है मोल प्रति लीटर होता है। समझ में आया क्या? खाइए उनकी कसम खाइए। सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया। अब हम नहीं भूलेंगे। उनकी कसम खा के बोलिए बेटा, नहीं भूलेंगे सर, कभी नहीं भूलेंगे। अगला है मोललता। अगला क्या है बेटा? मोललता। देखिएगा, मोललता को कैपिटल एम से दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोललता को स्मॉल एम से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? स्मॉल एम से दिखाते हैं। सर यही पे एक चीज है कि ये विलेय क्या होता है, जो घुलता है भैया, जो घुलता है उसे क्या कहते हैं? विलेय। एक होता है विलायक। विलायक, विलायक का मतलब होता है जो घोलता है। एक जो घुलता है और दूसरा जो घोलता है, जैसे कि पानी। अब इन दोनों को मिलाकर क्या तैयार होता है? विलयन तैयार होता है। बोले तो सॉल्यूशन तैयार होता है। तो ये जो घुलता है और जो घोलता है, इन दोनों मिलकर विलयन बनाते हैं। और इस विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? एक बार बेटा कमेंट करके बता देंगे, समझ में आया क्या? आ गया सर। अगला बेटा क्या है? मोलरता है। मोलरता को स्मॉल एम से दिखाते हैं। सर मोलरता किसे कहते हैं, मोलैलिटी किसे कहते हैं? 1 किलोग्राम, देखिएगा मोलरता में 1 लीटर आया था, मोलरता में 1 किलोग्राम आएगा। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम भैया? 1000 ग्राम। सबको पता है। विलायक में घिले हुए, विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। देखिएगा, मोललता में क्या आया कि 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। बट मोललता में क्या होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। यानी कि यहां समझ सकते हैं, यानी समझ सकते हैं कि जो पानी है किसको घोल रहा है? चीनी को घोल रहा है। उस पानी में जितने विलेय घुल जाएंगे उसे क्या कहते हैं? मोललता। और जो विलयन बन चुका है, जो विलयन बन चुका है उसमें जो विलेय की मोल संख्या है उसे मोलरता कहा जाता है। समझ में आया क्या? मोललता का बेटा मात्रा क्या होता है? मोल प्रति किलोग्राम होता है। और मोललता का क्या था? मोलरता क्या था? मोल प्रति लीटर था। याद कर लेना। थोड़ा सा इसमें अगर अंतर की बात करें, अंतर की बात करें, जो मोलरता होता है विलयन के आयतन पर निर्भर करता है। मोलरता विलयन के आयतन पर निर्भर करता है, पहला पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद इसीलिए ताप बदलने पर मोलरता बदल जाती है। यहां पर सीधा बोलते हैं हम कि मोलरता, मोलरता, ये अंतर भी यही लिखेंगे, ये परिभाषा लिख देंगे, मात्रक लिख देंगे, ये लिख देंगे, ये लिख देंगे। चार चार अंतर पॉइंट में हो गया। लिखने का तरीका है। मोलरता जो होता है यह विलयन के आयतन पर निर्भर करता है कि उसका वॉल्यूम कितना है। आयतन क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। क्लियर है? इसीलिए ताप बदलने पर मोलरता जो होती है बदल जाती है। ताप कम करेंगे मोलरता कम, ताप ज्यादा करेंगे मोलरता ज्यादा। उसके बाद है यहाँ पे, जबकि मोललता जो होता है यह विलायक के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। मतलब बेटा मास पर निर्भर करती है। उसके किस पे निर्भर करती है? मास पर निर्भर करती है, मतलब द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इसीलिए ताप का मोललता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए मोललता का ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और परीक्षा के लिए मोललता को अधिक प्रमाणिक माना जाता है। अगर देखें तो बोर्ड परीक्षा में ये सबसे ज्यादा इसको मानते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं? ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है पहला। ये सवाल बेटा क्लियर हो गया नहीं?
एक बार कमेंट करके बता दीजिए, जितने स्टूडेंट हैं एक बार कमेंट करके बता देंगे। यस सर बोलिए सर, यस सर। खाइए उनकी कसम, बेटा खाइए उनकी कसम। क्लियर हो गया गुरु, क्लियर हो गया गुरु। बेटा दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो भाई मैं अपना जितना मेरे अंदर कैपेसिटी है, मैं फुल कैपेसिटी के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आपके पीछे कि आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ें, उस मुकाम को हासिल करें जो आप करना चाहते हैं, और होगा। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, वो मुकाम आपको हासिल होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, याद रखना। ठीक है ना। अगला बेटा यहाँ पे प्रश्न है दूसरा नंबर वाला, इंपॉर्टेंट। भाई इंपॉर्टेंट लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हर साल आता है पेपर, बेटा हर साल आता है पेपर में, हर साल आता है क्या सर? यहाँ पे हेनरी का नियम लिखिए और इसके दो प्रमुख अनुप्रयोग भी बताइए। मतलब कि हेनरी का नियम किसे कहते हैं? व्हाट इज हेनरी लॉ, व्हाट इज दियर यूजेस, मतलब इसके क्या क्या उपयोग है। ये प्रश्न बेटा बोर्ड में आपका आया हुआ है, आप उठा लीजिए, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, हर साल रिपीटेड का ये बेटा अपना क्या है, प्रश्न है। ठीक है ना। तो कुछ मत करना, हेनरी का नियम लिख देना, इसके उपयोग लिख देना, काम खत्म। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या होता है सर? हेनरी का नियम क्या होता है सर? बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इंपॉर्टेंट है तो क्या हुआ, मैं आपको समझा दूंगा। बिल्कुल भी आप परेशान मत होना, बिल्कुल भी आप परेशान मत होना सर। ऐसा समझाएंगे कि उनकी कसम खा के बोलेंगे गुरुजी कभी नहीं भूलेंगे हम। खाइए बेटा उनकी कसम। कभी भूल जाएंगे क्या सर? नो सर। कभी भूल जाएंगे क्या सर? नो सर। सर क्या होता है, ध्यान देना, स्थिर ताप पर। स्थिर ताप का मतलब क्या है, देखिएगा, ताप को हम कांस्टेंट कर दें। जैसे कि ये हमारा बेटा एसी का रिमोट है, मैंने उठाया और यहाँ पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर कर दिया। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है कि मैंने यहाँ पे 21 टेम्परेचर सेट कर दिया। वैसे 24 एक नॉर्मल होता है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है और यहाँ पे हीट ज्यादा है, तो मैंने 21 टेम्परेचर यहाँ पे लगा दिया है। अब ये हमारा क्या, मैंने कांस्टेंट कर दिया, अब ये इसी टेम्परेचर पे बना रहेगा। ठीक है ना। स्थिर ताप पर किसी गैस की विलायक में विलेयता, किसी गैस की विलायक मतलब कि ये जो गैस है किसी विलायक में क्या हो रहा है, घुल रहा है। क्या हो रहा है बेटा? घुल रहा है। या गैस का मोलंस, या फिर गैस का हम मोलंस भी ले सकते हैं, उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। फिर समझिएगा, स्थिर ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, किसी गैस की विलायक में विलेयता, यानी कि कोई गैस है वो किसी विलायक में घुल रहा है, उस गैस के आंशिक दाब पर उस गैस का क्या होगा, कोई ना कोई उस पर प्रेशर होगा, उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात P बराबर के एच इंटू एक्स। पी क्या है, गैस का आंशिक दाब है, एक्स क्या है, विलियन में गैस का मोलंस है, और बेटा के एच क्या हमारा, वो है हेनरी कांस्टेंट, मतलब हेनरी स्थिरांक हो गया। इतना ही आपको लिखना है, इसके अलावा आपको बेटा कुछ भी लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग, ये तो हेनरी की परिभाषा हो गई, किसे कहते हैं समझ में आ गया। ओके सर। अब इसका कहां कहां पर सर हम इसका अनुप्रयोग करते हैं, मतलब सर हम इसका उपयोग कहां कहां करते हैं। बेटा उपयोग हम लोग इसका कहां कहां पे करते हैं सर? इसका उपयोग करते हैं, सबसे पहला है बेटा, वो हम लोग उपयोग करते हैं क्या करने में, सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स में। मतलब जो आपको सोडा वाटर मिलता है, कोल्ड ड्रिंक मिलता है, डर के आगे जीत है सर, माउंटेन ड्यू पी ले क्या? बिल्कुल पी लीजिए बेटा, डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू में, है कि नहीं। तो सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक में इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को अत्यधिक दाब पर बंद किया जाता है, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अच्छे से कोल्ड ड्रिंक में घुल जाए। तो जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं उसमें अमृत नहीं घुला रहता, तो सर क्या घुला रहता है भैया? अरे भैया ये घुला रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन आपको कहा जाता है ये स्टिंग है, पी लीजिए इसमें एनर्जी है। बेटा उसमें जहर है, कार्बन डाइऑक्साइड, इससे भी खतरनाक होता है। अगर एक ऑक्सीजन यहां से निकाल दे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, क्योंकि अब ऑक्सीजन कम हो गया और कार्बन कहीं ना कहीं क्या हो गया, ज्यादा हो गया पहले की अपेक्षा। तो इसलिए सोडा वाटर या जो कोल्ड ड्रिंक होता है ये हमारे सेहत के लिए खतरनाक होता है। लेकिन सर पेपर देने जा रहे हैं सर, डर के आगे जीत है सर, हम पी के जाएंगे माउंटेन ड्यू। बेटा पी लो, हमारा क्या जा रहा है भैया, है कि नहीं, हमारा क्या जा रहा है।
तो सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक में करते हैं। दूसरा बेटा, गोताखोरों के सिलेंडरों में किया जाता है। अच्छा, जब गहरे समुद्र में अत्यधिक दाब के कारण रक्त में नाइट्रोजन की विलेयता न बढ़े और बेड बेड्स नामक जानलेवा बीमारी न हो, इसीलिए श्वसन मिश्रण में हीलियम गैस मिलाई जाती है। तो जो गोताखोर होते हैं, मान लीजिए आप लोग प्रयागराज का नाम सुने हैं। प्रयागराज में है नैनी ब्रिज। तो नैनी ब्रिज में जब लोगों को लवेरिया रोग हो जाता है, तो बेटा वो छलांग लगा देते हैं, नैनी ब्रिज से छलांग लगा देते हैं। कभी कभी प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि उनको नीचे नहीं दिखाई देता कि रेत है या जल है, और छलांग लगा देते हैं और पैर की हड्डियां टूट जाती हैं। लेकिन कभी कभी बेटा, हाँ, वो बच भी जाते हैं जब पानी में कूदते हैं। किसके कारण? क्योंकि वहां पे रहते हैं गोताखोर। तो जो गोताखोर रहते हैं, ये पानी में कूद कूद कर उनको बचाते हैं, जो लव बर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। और इसीलिए इन गोताखोरों के जो गैस यूज करते हैं उसमें हीलियम गैस मिलाई जाती है। क्लियर है क्या? एक बार बेटा कमेंट करके बता देंगे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला बेटा पेपर में आएगा। अरे गुरुदेव आएगा, काहे नहीं आएगा गुरु, काहे नहीं आएगा? खा लीजिए गुरु उनकी कसम, खा लीजिए उनकी कसम, गुरु आएगा। बेटा उनकी कसम खा रहे हैं, गुरु आएगा पेपर में। गुरु जी देखिए बेटा, अपने पास तो कोई ऐसा है नहीं कि कसम खा भी लेंगे तो कुछ हो जाएगा, क्यों बेटा मैं धोखेबाज इंसान, ए फड़ंतिया धोखा दे देता हूँ लोगों को दौड़ा दौड़ा के, है कि नहीं? चलिए बेटा अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न नंबर 3 क्या है? मोल अंश। मोल अंश को बेटा कहते हैं मोल फ्रैक्शन। से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सही समझाइए। तो मोल अंश क्या होता है? कभी कभी पेपर में इसकी परिभाषा दे देता है कि भैया मोल अंश की परिभाषा दीजिए, मोल अंश से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं मोल अंश? बहुत इंपॉर्टेंट है सर, पेपर में आता है तो आप सीधा लिखेंगे सर, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। फिर समझिएगा सर, मोल अंश क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, बार बार हम नहीं बोलेंगे क्योंकि सर एक बार में आपको याद होना चाहिए। विलेय या विलायक, फिर से बता देते हैं। विलेय क्या होता है? जो घुलता है। जब आप उनकी आंखों में देखते हैं तो आप उनकी आंखों में घुल जाते हैं, तो बेटा आप क्या हैं? सर हम विलेय हैं। विलायक, वो जहरीली आंखों से आपको बेटा घोल दे रहे हैं, तो वो क्या है? वो विलायक है। क्या है? विलायक है। और एक लवेरिया रोग उत्पन्न होता है जिसे हम विलियन कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखना है आपसे, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहा जाता है, और इसे स्मॉल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे दिखाते बेटा? स्मॉल एक्स से प्रदर्शित किया जाता है। यदि विलेय के एन मोल और विलायक के एन मोल हो, तो यदि जो विलेय हैं उनका एन मोल हो और विलायक का क्या हो? कैपिटल एन मोल हो, तो विलेय का मोल अंश क्या हो जाएगा? एक्स ए बराबर एन अपान एन प्लस कैपिटल एन, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये क्या हो जाएगा? विलेय का मोल अंश। ठीक है, विलायक का मोल अंश एक्स बी क्या हो जाएगा? अच्छा देखिए, अगर यहाँ पे विलेय का निकाल रहे हैं तो कैपिटल एन जो होगा ऊपर होगा, क्लियर है, और नीचे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। जब विलायक का मोल अंश निकालेंगे एक्स बी, मान लीजिए एक्स बी है, क्योंकि एक्स क्या है? हमारा मोल अंश है, बी क्या है बेटा? विलायक है, ए क्या है? विलेय है। तो कैपिटल एन ऊपर हो जाएगा, अब जहां पे स्मॉल एन था वहां कैपिटल आ जाएगा, बाकी नीचे सेम टू सेम रहेगा, एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है ना। इसमें कुछ विशेषता होती है। सर वो विशेषता क्या होती है? बता दीजिए तो मजा आ जाए। सर ये विशेषता क्या होती है? तो किसी भी विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मूल अंशों का कुल योग हमेशा क्या होता है बेटा? एक होता है। यानी कि विलेय का मूल अंश प्लस विलायक का मूल अंश बराबर कितना बेटा? एक। बराबर कितना बेटा? एक। इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता, यानी कि यह बेटा यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस का मतलब क्या होता है? इसका कोई मात्रक नहीं होता है। समझ में आया क्या? सर समझ में आ गया।
अगला ले चले सर, ले चलिए, कोई दिक्कत सर नहीं है, कोई दिक्कत सर नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, अगला जो है प्रश्न, ये टॉपिक जो हम आपको दे रहे हैं, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, तो आप परेशान मत होइएगा। ऐसा नहीं है सर हम पढ़े जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, अरे रटने की क्या जरूरत भाई, आना ही नहीं है। जब वो प्रश्न हमारा आना ही नहीं है बोर्ड में, अब पढ़ किसके लिए रहे हैं? कौन बोला आपको बेटा पढ़ने के लिए? अरे मत परेशान होइए इतना। राउल्ट का नियम क्या है? आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिएगा, अब इसी में आपके हम दो टॉपिक बता दे रहे हैं। पहला प्रश्न बेटा, राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम किसे कहते हैं? और फिर इसी में बता दिए हम आपको, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए, मतलब डिफरेंस आप बताइए। है नहीं, एक तीर से दो निशाना, कोई दिक्कत सर नहीं। तो बेटा राउल्ट का नियम क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, आप सीधा बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? किसी निश्चित ताप पर वाष्पशील द्रव्यों के विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब, बोले तो P, उसके मोल अंश x के क्या होता है? समानुपाती होता है। और मोल अंश क्या होता है बेटा? मोल अंश क्या होता है? अगर हम लोग ले रहे हैं किसका? विलेय का, तो XA ले लें, n अपान n प्लस कैपिटल N। अगर यहीं पे हम लोग किसका ले रहे, विलायक का, तो जो कैपिटल स्मॉल n है यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल N आ जाएगा। कोई दिक्कत सर नहीं होना चाहिए। अर्थात PA बराबर PA नॉट इंटू XA, किसका बेटा? ये विलेय का है। विलायक का देखें तो PB बराबर PB नॉट इंटू XA, जहाँ PA नॉट और PB नॉट की नॉट क्या बेटा? शुद्ध घटकों का वाष्पदाब है। और XA और XB क्या है? तो हमारा ये जो XA है ये विलेय का मूल अंश है, और XB क्या है? विलायक का मूल अंश है। समझ में आया क्या? एक बार कमेंट करके आप लोग बता देंगे समझ में आया क्या? बोलिए यस सर। समझ में आया क्या? बोलिए यस सर। यदि विलेय अवाष्पशील हो तो विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के अंश के क्या होता है? मूल अंश के बराबर होता है। अर्थात पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, ऐसे पी नॉट अपान पी एस माइनस पी नॉट बराबर एन अपान एन प्लस कैपिटल एन, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है का? आप लोग बताइए बेटा, कोई दिक्कत है का? नहीं सर, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए सर। अगर कोई दिक्कत दे रहा है तो बताइएगा, मुझे बुला लीजिएगा, दौड़ा लेंगे उसको। अगला प्रश्न क्या था बेटा? आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। यही तो था, यही तो था सर। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में क्या क्या अंतर होते हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं, यही प्रश्न था। जी सर, यही प्रश्न था। चलिए देखते हैं। एक तरफ गुण लिख लीजिए, एक तरफ बेटा आदर्श विलयन लिख लीजिए, आइडियल सॉल्यूशन, दूसरी तरफ अनादर्श विलयन, यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, अब चाहे तो आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, या फिर इसको भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, आप चाहे ये लिखो या ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लिखो या ना लिखो, कोई दिक्कत बेटा नहीं है। इसको हम लिखे या ना लिखें, इसको लिखे या फिर ना लिखे, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि गुरु कहें कि ये दिक्कत हो रही नहीं। सबसे पहले हम बेटा गुण की बात करते हैं। तो जो आदर्श विलयन में राउल्ट का नियम क्या लागू होता है? अपने सवाल करिएगा, क्या अनादर्श विलयन में राउल्ट का नियम लागू होता है? तो देखिएगा, जो आदर्श विलयन होता है यह सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, और जस्ट अपोजिट यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। इसका जस्ट उल्टा ही होगा, ये करेगा तो ये नहीं करेगा भाई, ये पढ़ेगा तो ये नहीं पढ़ेगा, ये पढ़ेगा तो ये नहीं पढ़ेगा, ये नहीं पढ़ेगा तो ये पढ़ेगा, जस्ट अपोजिट होगा। अगला मिश्रण का आयतन देखे, तो आदर्श विलयन विलयन बनते समय आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि डेल वी मिक्स बराबर क्या है? 0। डेल वी क्या है हमारा? आयतन में परिवर्तन। क्या जब हम लोग आयत मिक्स कर रहे हैं, विलयन बना रहे हैं, तो उसके आयतन परिवर्तित हो रहा है सर? नहीं हो रहा है, यानी डेल वी बराबर 0। और आयतन में परिवर्तन होता है किसमें? अनादर्श विलयन में। यह न तो उष्मा अवशोषित करती है, न ही उष्मा उत्सर्जित करती है, यानी कि डेल एच मिक्स बराबर क्या है? 0। यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता किसमें? हमारे आदर्श विलयन में कभी भी एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अनादर्श विलयन में उष्मा में परिवर्तन होता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल एच मिक्स बराबर
इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है और ये हीट है। डेल एच क्या है हमारा? हीट। ओके, ठीक है। हाँ, डेल एच मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसमें ऊष्मा में परिवर्तन होता है, बल्कि अनादर्श विलयन की ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता, यानी कि इसमें एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसकी एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। अगला, अगर हम लोग आकर्षण बल करें, तो जब हम लोग ये ए क्या है हमारा? विलेय है, बी क्या है? विलायक है, के बीच आकर्षण बल विलेय विलेय और विलायक विलायक के समान होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा विलेय और विलायक का जो आकर्षण बल होता है, वो विलेय विलेय और विलायक विलायक से क्या होता है? भिन्न होता है। तो ये एक मतलब कि आपका क्या है बेटा? डिफरेंस वाला प्रश्न है ये वाला। और यहाँ पे राउल्ट का नियम था, आपको पता है, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, आदर्श विलयन अनादर्श विलयन हर साल पेपर में आते हैं, तो मैंने ये करवा दिया। कोई दिक्कत बेटा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अगला लीजिए, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, बोर्ड में आएगा, आप चुपचाप छाप दीजिएगा। आप चुपचाप बेटा क्या करेंगे? छाप देंगे। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, अणुसंक गुणधर्म यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? इसके चारों प्रकारों के नाम लिखिए तथा क्वथनांक में उन्नयन को समझाना है। ये भी पेपर में आता है कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है बताइए, और अणुसंक गुणधर्म किसे कहते हैं, और इसमें अंतर लिखने के लिए बोर्ड में दे देता है। कोई बात नहीं, बहुत प्यारा सवाल है, हम लोग इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं बेटा परिभाषा। विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित कुल कणों यानी कि अणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि विलय की प्रकृति पर, अणुसंक गुणधर्म कहलाते हैं। अब आपसे कोई बोले बेटा कि अणुसंक गुणधर्म क्या होता है, तो आप सीधा बोलिएगा कि विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित कुल कणों, अणुओं और आयनों की संख्या पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं, न कि विलय की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, अणुसंक गुणधर्म कहलाते हैं। क्लियर है? यह चार प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टी जिसको दिखाते हैं। तीसरा होता है हिमांक में अवनमन, जिसको डेल्टा टी एफ से दिखाते हैं। चौथा होता है परासरण दाब, जिसको पाई से दिखाया जाता है। तो इन्होंने ये बोला था कि सर क्वथनांक में उन्नयन। अच्छा, वैसे अगर आपको रटना है तो बेटा ये चारों रट लेना, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बोला है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये सॉरी, हाँ, क्वथनांक में उन्नयन, ये पेपर में आता है एक्चुअली में, तो इसको हम लोग इम्पोर्टेंट ले सकते हैं। मैं इसको बता देता हूँ। बोल तो रहे ना, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमें पीएचडी नहीं करना है, हमें केवल अपने एग्जाम को बेटा निकालना है यूपी बोर्ड। तो क्या होता है, क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन? तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ जैसे चीनी या नमक मिला जाता है, तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण उसका क्वथनांक जो होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बढ़ जाता है, और इसी वृद्धि को क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। यानी कि डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस टीबी नॉट, जहां टीबी क्या है? डेल्टा टीबी क्या है? तो ये क्वथनांक में उन्नयन होता है। टीबी क्या है? विलयन का क्वथनांक है। टीबी नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। और डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? केबी इंटू एम होता है, जो केबी है मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। एम क्या होता है बेटा? मोललता होता है। यहां तक समझ में आया क्या? अगर आपका कोई भी प्रश्न विलयन से आना रहेगा तो यहीं से आ जाएगा, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना आपके बेटा बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अगर आप पढ़ रहे हैं, टाइम की बर्बादी कर रहे हैं, आप अपने रिस्क पे इसके बाद पढ़ाई करिएगा। क्लियर है ना? चलेगा। अगला एक हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें क्या? एक बार कमेंट कर दीजिए, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें क्या? जी सर कर लेते हैं, कोई दिक्कत बेटा नहीं होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर न्यूमेरिकल क्या है? प्रश्न है 20% द्रव्यमान प्रतिशत एथिलीन ग्लाइकॉल, जिसका सूत्र क्या होता है? C2H6
O2 के जलीय विलयन में एथिलीन ग्लाइकालो के मोल अंश की क्या करिए, गणना कीजिए। क्या करिए, गणना कीजिए। एक एक करके कर लेते हैं, चलेगा। सबसे पहले हम लोग इसकी मात्रा ज्ञात करते हैं कि किसकी क्या मात्रा है। देखिएगा यहाँ पे क्या दिया है, 20% द्रव्यमान प्रतिशत वाले एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2, 20% का मान लीजिए ये हमारा कितना है बेटा, 100 ग्राम है, मान लेते हैं। इसका 20% कितना होगा, अगर 20% निकालेंगे इसका होगा 20 ग्राम, 20 ग्राम है, 20 ग्राम है। और कितना बच रहा है, अगर हम लोग किसी विलयन में हमारा 20% क्या है, C2H6O2 है, तो यानी 20 ग्राम। बाकी का जो 80% बच रहा है, बोले तो 80 ग्राम, वो क्या बचेगा भैया, वो तो हमारा जल बचेगा ना, वो तो हमारा क्या बचेगा, जल बचेगा, है कि नहीं। यस सर। तो यहाँ पे लिखेंगे 20% द्रव्यमान का अर्थ है 100 ग्राम विलियन में। 100 ग्राम विलियन में, अगर विलियन है तो विलियन में क्या होगा, दो चीज होगा, एक बेटा विलेय होगा, दूसरा क्या होगा सर, विलायक होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो 20% द्रव्यमान का अर्थ होता है 100 ग्राम विलियन, विलियन में क्या होगा, विलेय और विलायक दोनों होगा। तो यहाँ पर जो विलेय है, जो कम है 20%, क्या है, एथिलीन है, एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 का द्रव्यमान कितना है बेटा, 20% है, यानी कि 20 ग्राम। तो 20 ग्राम अगर ये निकल गया तो जल कितना बचा, तो जल का द्रव्यमान कितना बचा, 100 - 20 यानी कि 80 ग्राम। मैं आपसे बोलूं कि भैया 1 लीटर जल है, उसमें मैंने चीनी को डाला 200 ग्राम, तो जल कितना बचा, जल कितना है हमारा, 1 लीटर कोई बिलियन तैयार हुआ है, उसमें पानी कितना है हमारा, अगर मैंने 200 ग्राम चीनी को डाला तो 88 ग्राम पानी है, तभी तो 1 लीटर का बिलियन तैयार हुआ, तो वही है। अब हम निकाल लेते हैं अनुभार। तो C2H6O2 का अनुभार अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कार्बन का कितना होता है, 12 होता है यहाँ पे, और ये 2 है तो 6 दूनी 12, कैलकुलेशन करेंगे तो 62 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा अनुभार। जल का कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 16 यानी कि 18 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा। अब निकालिए, फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। तो क्या हम निकालेंगे, मोलुक संख्या, मोलुक संख्या निकाल लीजिए, एथिलीन ग्लाइकॉल की मोलुक संख्या। अच्छा, एथिलीन ग्लाइकॉल की मोलुक संख्या निकालना है तो बेटा कितना द्रव्यमान था और कितना अनुभार है, उसी से भाग कर देंगे। तो 20/62 बराबर 0.322 मोल, और जल का निकाल लेंगे तो 80 में 18 का भाग करेंगे तो 4.44 आ जाएगा मोल। अब मोल अंश की गणना करना है तो निकाल लीजिए, एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश x बराबर n/n+n। अब वैल्यू रख दीजिए, जब सभी का वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा 0.322, यानी कि हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल जो विलेय है, विलेय कितना है, इतना है, और यहाँ पर विलेय का मान रख दीजिए, ये विलायक है, रख देंगे, पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो एथिलीन ग्लाइकॉल का जो मोल अंश आ जाएगा वो आ जाएगा 0.068 निकल के आ जाएगा, और यही बेटा क्या है, इसका उत्तर है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको 6 टॉपिक बताए हैं, आप इसको घोल के पी जाइएगा। इंपॉर्टेंट है क्लास 12 केमिस्ट्री का 6 महत्वपूर्ण टॉपिक, और ये आपका विलियन का पूरा पूरा खत्म टॉपिक है। इससे बाहर आपको ना पढ़ना है, ना याद करना है, ना रटने की जरूरत है। पढ़ रहे हैं तो आप अपने रिक्स पे पढ़ रहे हैं, पीएचडी हमें नहीं करना, हमें केवल उतना ही पढ़ना है जितना आपकी बोर्ड में आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो आएगा न्यूमेरिकल, जो कि मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।